नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में बिजली सब्सिडी का मुद्दा फिर से गर्मा गया और इसी बीच दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने इस मुद्दे पर एलजी के सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दावा किया कि बिजली मंत्री होने के तौर पर उनके पास एक फाइल आई और इस फाइल में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों और वकीलों को दी जाने वाली फ्री बिजली को बंद करने का प्रस्ताव रखा गया। आतिशी ने कहा कि जब बिजली मंत्री को किसानों और वकीलों को मिलने वाली फ्री बिजली पर रोक नहीं लगानी है तो ये प्रस्ताव कहां से आया है। बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि जब इस मामले को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल और बीजेपी नेताओं का फ्री बिजली बंद करने के लिए ये दबाव बनाया गया है। आतिशी ने कहा कि मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं और हमसे इतनी दुश्मनी मत करो कि दिल्ली के लोगों से नफरत करने को मजबूर हो जाए। तो वही आतिशी ने आगे कहा कि किसान और वकील पूछ रहे हैं कि क्या हमारी फ्री बिजली बंद हो जाएगी। मैंने कल कुछ किसानों से मिलने का समय लिया है और मैं किसानों से कहना चाहती हूं कि जब तक अरविंद केजरीवाल हैं तब तक आपकी बिजली जो है फ्री नहीं रुक सकती। कि चुनी हुई सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, बिजली मंत्री ने जब कोई आदेश ही नहीं दिया कि वकीलों की फ्री बिजली रोकनी है, उनके चेंबर्स की फ्री बिजली रोकनी है, किसानों की फ्री बिजली रोकनी है, तो आखिरकार ये प्रस्ताव आया कहां से? मैंने पावर डिपार्टमेंट के अफसरों को बुलाया और पावर डिपार्टमेंट के अफसरों ने एक सुर में एक ही बात कही। उन्होंने सबने बताया कि एलजी साहब का बहुत दबाव है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहुत दबाव है कि हमें बार बार एलजी साहब द्वारा बोला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बोला जा रहा है कि किसी ना किसी तरह से जो दिल्ली सरकार फ्री बिजली दे रही है उस फ्री बिजली को रोका जाए। उन्होंने बताया कि रोज रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता एलजी ऑफिस पे बैठे रहते हैं और फिर वहां से एलजी साहब फोन करते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं और कहते हैं कि फ्री बिजली को बंद करो। और जो ये प्रस्ताव है कि किसानों की फ्री बिजली रोकी जाए, वकीलों की फ्री बिजली रोकी जाए, ये एलजी साहब के दबाव में बनाया गया है। दिल्ली में बिजली सब्सिडी का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है और इसी बीच दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने इस मुद्दे पर एलजी के सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनका दावा है कि बिजली मंत्री के तौर पर उनके पास एक फाइल आई है और इस फाइल में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों और वकीलों को दी जाने वाली फ्री बिजली को बंद करने का प्रस्ताव रखा गया। आतिशी ने कहा कि जब बिजली मंत्री को किसान और वकीलों को फ्री मिलने वाली बिजली पर रोक नहीं लगानी है तो ये प्रस्ताव कहां से आया है। बिजली मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल और बीजेपी के नेताओं ने फ्री बिजली बंद कराने को लेकर ये दबाव बनाया है। आतिशी ने साफ तौर पर यह कहा कि एलजी साहब से पूछना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से नफरत इतनी क्यों है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जी राजीव, दिल्ली में अब बीजेपी और एलजी के खिलाफ आतिशी ने एक मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो किसानों और वकीलों को फ्री बिजली दी जाती है वो बंद कर देनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी और भाजपा की तो वो कहीं ना कहीं अब दोनों ही आमने सामने आ चुकी हैं। दोबारा से बिजली मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बात करें ऊर्जा मंत्री आतिशी की तो आतिशी की तरफ से कल प्रेस वार्ता की गई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि भाजपा और उपराज्यपाल ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो किसानों को
फ्री बिजली मिल रही है और यहाँ तक कि वकीलों को जो फ्री बिजली मिल रही है जो उनके चैम्बरों में जाती है उसको रोका जाए, और उसके लिए कहीं ना कहीं उपराज्यपाल की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर कि इस प्रस्ताव को रोका जाए और नया प्रस्ताव जो है जिसके अंदर बिजली जो है वो फ्री नहीं देनी है, इस तरीके का दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से कल आतिशी ने कहा कि जो ऊर्जा विभाग के यानी कि बिजली विभाग के जो अधिकारी है उनकी तरफ से ही ये जानकारी दी गई है कि उपराज्यपाल और भाजपा के नेताओं की तरफ से बिजली विभाग पर दबाव बनाया जा रहा है और अधिकारियों को ऊपर यह कहा जा रहा है कि बिजली जो है फ्री वाली जो स्कीम है वो रोकी जाए। मगर आतिशी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि किसानों की जो फ्री बिजली है और यहाँ तक कि जो वकीलों के जो चैम्बरों में जो फ्री बिजली जाती है उसको रोका नहीं जाएगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो प्रयास या सब्सिडी दे रही है जिसकी जनता से जिसको राहत मिल रही है वो आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। मगर यहाँ पर उपराज्यपाल की तरफ से अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई भी बड़ा जवाब जो है वो नहीं दिया गया। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से आतिशी की बात करें तो आतिशी की तरफ से बिल्कुल लगातार कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिजली जो फ्री दी जाती है दिल्ली की जनता को उसको रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अब किसानों की और वकीलों की जो फ्री बिजली है उसको रोकने के लिए नया प्रस्ताव लेके आने की कोशिश की जा रही है, मगर जब भी कोई नया प्रस्ताव आता है तो उसके अंदर उस विभाग के अधिकारी या फिर कहे मंत्री जो है वो शामिल होते हैं, यानी कि बगैर आतिशी के जानकारी के ही उपराज्यपाल जो है वो नया प्रस्ताव लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों के ऊपर। मगर अधिकारियों की तरफ से बिल्कुल जानकारी दी गई है आतिशी को कि उपराज्यपाल जो है वो दबाव बना रहे हैं ताकि फ्री बिजली जो है वो रोकी जाए। मगर दिल्ली की कह सकते हैं आतिशी की बात करें जो ऊर्जा मंत्री है उनकी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि फ्री बिजली जो किसानों को दी जा रही है और वकीलों को दी जा रही है वो रोकी नहीं जाएगी और दिल्ली की सरकार जो है वो आगे भी इसी तरीके की फ्री बिजली जो है वो जनता तक उपलब्ध कराती रहेगी। मगर अब देखना होगा आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहीं ना कहीं वकीलों के और कहीं ना कहीं किसानों की जो फ्री बिजली रोकने की बात की जा रही है उससे कहीं ना कहीं अगर बिजली रुकती है तो कहीं ना कहीं भाजपा के या फिर कहे आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो किसान जो है वो कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आएंगे। मगर अब किसानों की तरफ से भी कहा गया है कि फ्री जो बिजली दी जा रही है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती है क्योंकि बिजली का बिल जो है वो बहुत कम आता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको राहत मिलती है। वकीलों की बात करें तो वकील पहले से ही कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के साथ इस कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस सुविधा का लाभ भी उठाया जा रहा है। मगर अब कहीं ना कहीं आतिशी की तरफ से बिल्कुल आरोप लगाया गया कि भाजपा ये नहीं चाहती है कि दिल्ली की जनता को फ्री सुविधाएं जो है वो मिल पाए। जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये बिजली की जो फ्री सुविधाएं हैं किसानों को दी जा रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के बिल में जो है अब वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है लगातार वार पलटवार का दौर इनमें देखा गया है और इसी बीच अब क्या ये एंगल जो है आम आदमी पार्टी का सामने आया कि किसान को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर वार इनका है? देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आतिशी की या फिर कहे आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार किसानों को मुद्दे को लेकर लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश करती रहती नजर आती है क्योंकि पहले भी कहीं ना कहीं कृषि कानून था तब भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए थे कि केंद्र की सरकार जो है वो रणनीति गलत इस्तेमाल कर रही है, पूंजीपतियों को फायदा देने की बात की जा रही है, किसानों को सुविधाएं नहीं दी जा रही है। और अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो फ्री बिजली किसानों को दिल्ली के किसानों को दे रही है उसके लिए भी कहीं ना कहीं अब किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और किसानों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो जो सुविधाएं किसानों तक या फिर वकीलों तक मिल रही है वो सिर्फ दिल्ली सरकार दे रही है ना कि भाजपा के द्वारा दिया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो पलटवार किया जा रहा है भाजपा के ऊपर और भाजपा की तरफ से अभी तक बेशक उपराज्यपाल की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं है मगर भाजपा की तरफ से पहले भी कहीं ना कहीं फ्री बिजली को लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए थे कि बिजली विभाग जो है घाटे में चल रहा है और ये भी कहा जाता था कि बिजली विभाग घाटे के साथ साथ कहीं ना कहीं जो जनता की जो फ्री बिजली दी जा रही है वो गलत तरीके से दी जा रही है, उसका पैसा कहीं और से निकाला जा रहा है। इस तरीके के तमाम जो आरोप है पहले भी भाजपा की तरफ से लगाए गए थे मगर अब पलटवार जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया और आम आदमी पार्टी जो है वो जनता तक यही मैसेज देने की कोशिश कर रही है 2024 के लिए कहीं ना कहीं किसानों की जो सुविधाएं दी जा रही है वो सिर्फ दिल्ली सरकार दी जा रही है, दिल्ली सरकार के द्वारा दी जा रही है ना कि भाजपा के द्वारा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कहीं ना कहीं लेकर कहीं ना कहीं 2024 का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं हासिल करने की कोशिश की जा रही है।
जी, जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि 2024 का जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया जाता है। 2024 के इलेक्शन के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को हमेशा घेरती हुई नजर आई और इस बार फिर से आतिशी ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से बीजेपी जो है इतनी नफरत क्यों करती है, और अगर इतनी नफरत ये करती है तो दिल्ली की जनता जो है उनसे बहुत जल्दी से नफरत करने लगेगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली की सुविधाओं की बात करें जो दिल्ली सरकार के द्वारा आम जनता तक पहुंचाई जाती है, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, महिलाओं के लिए बसों के अंदर किराया फ्री हो, या फिर कहे और सुविधाएं हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, दवाइयां फ्री देने की बात की जाती हो, उसको लेकर यहाँ पे स्कूलों के अंदर भी कहीं ना कहीं जो सुविधाएं की गई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं संतुष्ट होती हुई नजर आ रही थी। और कहीं ना कहीं जो दोबारा भी निगम के अंदर बिठाया गया है आम आदमी पार्टी को, वो शायद उन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रखकर जनता ने अपना वोट दिया। दूसरा यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी कहीं ना कहीं यही चाहती है कि आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो बिगड़ती नजर आए। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार आरोप किए जा रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं चुनावी समय के अंदर यानी कि 2024 के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे मिल चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिजली रोकने की बात की जा रही है और जहां तक कि जो फ्री सुविधाएं थी वो रोकने की बात की जा रही है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, इस तरीके के तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास है। और आम आदमी पार्टी जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जन भाजपा को घेरती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं 2024 के माध्यम से ही यानी इन्हीं मुद्दों के माध्यम से कहीं ना कहीं 2024 जो है वो कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश की जाएगी। जी जी, एक बयान आतिशी का यह भी सामने आया है जिस तरह से एलजी का जो प्रस्ताव सामने आया उसको देखते हुए आतिशी ने साफ कर दिया कि जो फ्री बिजली है वो ऐसी ही रहेगी, जब तक केजरीवाल रहेगा जब तक फ्री बिजली रहेगी। देखिए यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार यही चीज जानकारी दी जा रही है कि जो फ्री सुविधाएं यानी जो सब्सिडी वाली सुविधाएं जो दी जा रही हैं, यानी कि बिजली की बात करें या फिर पानी की बात करें या फिर महिलाओं के लिए बसों के अंदर किराए की बात करें या फिर कहें मोहल्ला क्लिनिकों के दवाई की बात करें, स्कूलों को बेहतर करने की सुविधाएं की बात करें, तो उस तरीके की सुविधाएं जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार मैसेज दिया जा रहा है कि ये सुविधाएं जो है वो जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर मौजूद रहेगी तो वो इसी तरीके की सुविधाएं जो दिल्ली की जनता को देते रहेंगे। मगर कहीं ना कहीं भाजपा ये नहीं चाहती है कि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है वो मिल सके। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से स्कूलों को बेहतर करने की बात की गई, बेशक दिल्ली के स्कूलों को बेहतर किया गया, दिल्ली के सभी जो सरकारी स्कूल थे उनको कहीं ना कहीं हाईटेक किया गया, पढ़ाने का तरीका बदला गया, टीचरों को बाहर से ट्रेनिंग देकर कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है उसमें चेंजिंग की गई। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर मोटी मोटी फीसें ली जाती थी बच्चों से और कहीं ना परिजनों से, और कहीं ना कहीं पढ़ाई के नाम पर सिर्फ बिजनेस किया जाता था, वो बिजनेस जो है यानी कि अब दिल्ली सरकार के अधीन आ चुका है। यानी कि अब कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं सरकारी प्राइवेट स्कूलों में ना पढ़ाकर सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहती है, और जिससे कहीं ना कहीं उनके दो पैसे बचते हुए नजर आते हैं। और इसी कहीं ना कहीं फायदा उठाने की दिल्ली सरकार भी कोशिश कर रही है कि हम दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, गरीबों को इलाज फ्री देने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं फ्री बिजली देने की कोशिश की जा रही है। ये सुविधाएं बेशक दिल्ली सरकार के लिए मुद्दे बन चुके हैं और दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं इन मुद्दों से कहीं ना कहीं काफी हद तक संतुष्ट भी होती नजर आ रही है, क्योंकि जो इतनी महंगाई के अंदर अगर दो पैसे उनके जनता के बचते हैं तो कहीं ना कहीं वही सुविधा दोबारा से चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज ध्यान में रखकर निगम के अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मौका मिला, मगर अब कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी कहीं ना कहीं लक्ष्य बनाया जा रहा है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आगे चला जाए और कहीं ना कहीं भाजपा की जो कमियां हैं उनको गिराया जाए, और कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में जो सुविधाएं दी जा रही है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा प्रयास कर रही है। इस तरीके का मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल दिया जा रहा है। मगर भाजपा भी कहीं ना कहीं निगम चुनाव थे तो कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि जब निगम चुनाव के अंदर भाजपा की तरफ से कि जहां झुग्गी और वही मकान जो है उनको दिए जाएंगे, मगर इस सुविधा से जनता को कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं विपक्ष में ही बैठना पड़ा। जी राजीव तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर एक नई
परमिशन और आरक्षण को लेकर अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। इसको लेकर नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 6 अप्रैल तक आपत्तियां दी जा सकती हैं और वही महिलाओं को लेकर कुल 288, OBC को लेकर 205, SC की कुल 110 और ST को कुल 2 सीटें आरक्षित की गई। आपको बता दें यूपी में 760 नगर निकायों के लिए जो है चुनाव होने हैं और इसमें नगर निगम की 17, नगर पालिका परिषद की 199 और 544 नगर पंचायत की सीटें हैं और वही नगर निकाय चुनाव को लेकर 6 सीटों में परिवर्तन हुए हैं। साथ ही OBC के लिए 205 सीटें पहले से ही थी और अभी भी हैं। AK शर्मा ने बताया कि हमारी पार्टी ने कई दिनों से मेहनत की और उसके बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है और वही सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा था। हमने कहा था कि हम बिना आरक्षण चुनाव नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। आयोग ने कहा कि बहुत बड़ा राज्य है, कुछ संतोष की बातें आयोग के सामने रखी गई थी और पहले पूरे राज्य में 1 यूनिट मानकर चुनाव होता रहा। निगम चुनाव से पहले इस तरह के चुनाव होंगे। 5 दिसंबर 2022 को 17 निगम का आरक्षण जारी किया गया था और इसमें 12 नगर निगम का आरक्षण दिया गया था। मथुरा, वृंदावन पहले अन्य पिछड़ा वर्ग में महिलाएं थी और वहीं अब नई सूची में अनारक्षित की गई है। वहीं अलीगढ़ में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं से अब अनारक्षित, मेरठ अन्य पिछड़ा वर्ग थी और अब पिछड़ा वर्ग, प्रयागराज पहले से पिछड़ा वर्ग थी और अब अनारक्षित है। प्रकार का आरक्षण हमेशा चलता रहता है या यहाँ इस जाति का बहुल है लेकिन बहुलता है लेकिन इस प्रकार का आरक्षण होता है, इस प्रकार की असंतोष की बातें आयोग के ध्यान में आई थी। इसलिए उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन का सुझाव देते हुए ये कहा कि अभी तक नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का जो चुनाव है वो पूरे राज्य को 1 यूनिट मान करके होता आया है। वर्षों से, दशकों से, जब से ये चुनाव की प्रक्रिया राज्य में शुरू हुई है, जब से हमारे अधिनियम बने हैं, तब से यही प्रथा चलती आ रही थी। लेकिन बहुत बड़ा राज्य है, इसमें अगर इसको स्टेट की जगह रीजनल लेवल पे हम अगर इन सीटों की गणना, आरक्षण की व्यवस्था को के मापदंड को हम ले जाएं तो शायद संतोष ज़्यादा बढ़ेगा। उस दृष्टि से उन्होंने कहा कि नगर निगम तो जैसे पहले होता था राज्य स्तर पे, उसी प्रकार आप 17 नगर निगम को देखिए, लेकिन नगर पालिका परिषदों के लिए उन्होंने कहा कि आप राज्य की बजाय मंडल स्तर पे उसका चक्रानुक्रम आप चलाइए। उसी प्रकार नगर पंचायतों के लिए उन्होंने कहा कि जिले स्तर पे उसका चक्रानुक्रम चलाना चाहिए। पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, यूपी सरकार ने निगम चुनाव को लेकर एक नई परमिशन और आरक्षण की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। इसको लेकर एक बार पूरी अपडेट। देखिए, जाहिर सी बात नगर निकाय चुनाव का सभी इंतजार है और कोर्ट के फैसले के बाद, रिपोर्ट सौंपने के बाद ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव की तस्वीरें हैं वो साफ हो गई है। यूपी सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर नए परिसीमन और आरक्षण की सूची भी जारी कर दी है। कल इसको लेकर कहा सकता है कि नगर विकास मंत्री के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने साफ तौर पे कई बताने का काम किया, जिसमें सबसे पहले प्रयागराज समेत 9 जिले ऐसे हैं जिन्होंने अनारक्षित कर दिया गया है, तो वहीं लखनऊ, कानपुर और आगरा सीट महिला हो गई है। तो उसको लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 6 अप्रैल तक आपत्तियां की जा सकती है। तो वही महिलाओं के लिए कल 288, तो वही OBC के लिए कुल 205 और SC की कुल 110 सीटें और ST को लेकर कुल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें यूपी के 760 नगर निकायों के चुनाव होंगे। इसमें नगर निगम की 17, नगर पालिका की 199 और 544 नगर पंचायत सीटें हैं। और ये कहा जा सकता है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर 6 सीटों में परिवर्तन भी हुआ है। इसके साथ ही OBC के लिए 205 सीटें पहले से भी थी और अब भी वही हैं। तो वहीं कहा जा सकता है कि नगर निकाय का चुनाव जल्दी हो सकता है और ये कहा सकता है कि नगर निगम से पहले की तरह चुनाव होंगे, ऐसा भी उन्होंने बताया था और कहा था कि मेहनत के बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा। हमने कहा था कि हम बिना आरक्षण चुनाव नहीं कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश देकर हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। और ये बड़ा राज्य, आबादी के स्तर से बड़ा राज्य है। कुछ असंतोष की बातें आयोग के सामने आई थी, लेकिन पहले पूरे राज्य को एक यूनिट कर मानकर चुनाव हो रहा था। अब नगर निगम पहले की तरह चुनाव किया जाएगा। इसमें ये कहा जा सकता है कि आगरा अनुसूचित जाति महिला हो गया, झांसी अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, ऐसे तमाम जिले हैं, ये कहा सकता है जिनमें महिला और आरक्षित और पिछड़ा वर्ग को कहीं न कहीं कर दिया गया है और वो चुनाव लड़ सकते हैं। पहले नगर निगम 17 नगर निगम में 12 जो सीटें हैं उस पर आरक्षण का बदलाव किया गया है। जी जितेंद्र, जिस तरह से 760 निकाय चुनाव के लिए जो सीटें हैं, अब इसमें आंकड़ा जो है, आरक्षण फॉर्मूला जो है अपनाया जाएगा, ये लगातार कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी दायर, तो ओबीसी आरक्षण को लेकर ये याचिका दायर हुई थी, जिसके बाद कहीं न कहीं सरकार ने फिर से रिपोर्ट बनाई है और रिपोर्ट ही कहा सकता है कि आरक्षण को लेकर पूरा मामला रुक गया था नगर निगम चुनाव को लेकर। लेकिन अब रिपोर्ट आयोग को सौंपने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकार लिया है और अब जल्द ही ओबीसी आयोग की बात का कहा सकता है कि ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट के बाद अब जो जिस तरह से अधिसूचना परिनियमन जारी हुआ है, अब जल्दी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय और ऐसे चुनाव वो कहीं न कहीं जल्दी होंगे। जी जितेंद्र चौहान, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री एवं विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है और रही बात प्रभु श्री राम की, तो श्री राम हर किसी के हैं। उनको बांटने का अर्थ देश को बांटने जैसा है। मर्यादाओं में रहकर कर्म करने वालों के साथ उनका आशीर्वाद सदा रहता है। और जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने प्रभु राम को काल्पनिक कहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा देकर उनका अस्तित्व को खत्म करने के लिए चुनौती देने के जैसे कृत्य दिए गए थे, और वही आज मुंह पर राम बगल में छुरी है। वही ब्रजमोहन ने आगे कहा कि दुनिया देख रही है कि प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है और मार्ग किनके प्रयासों से अग्रसर हुए हैं। वही काशी विश्वनाथ धाम, महाकालेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का दायित्व श्री राम के किनको सौंपा गया है। वही प्रभु श्री राम न्याय के साथ कार्य करने वालों के साथ न्याय करते हैं और न्यायी, उपचारी और शोषण करने वालों का नाश करने का काम प्रभु राम के द्वारा किया जाता है। ये कांग्रेस सरकार 6 करोड़ रुपए में माता कौशल्या धाम बनाती है और 12 करोड़ इन्वेस्ट कंपनी को देती है। माता कौशल्या के धाम बनाने में और राम वन गमन पथ बनाने के लिए भ्रष्टाचार करने वाली सरकार को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। वही छत्तीसगढ़ में पड़ रहा ईडी का रेड जो है, इसी का परिणाम है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जयदास मानिकपुरी जुड़ चुके हैं। जी जयदास, जिस तरह से विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना है और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम जो है कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे जो है बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दोनों पार्टी अब रामायण को लेकर कूद पड़ी है। दोनों में राम की सेना, रावण की सेना को लेकर रार छिड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है कि वह राम की सेना, वही कांग्रेस को जो है वो रावण की सेना करार दिया है। साथ में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही बीजेपी कांग्रेस में इस तरीके के जो वाद प्रतिवाद का जो दौर है वो चालू हो गया। दोनों पार्टी जो है का कहना यह है कि अभी बीजेपी का कहना यह है कि वह राम की सेना, वही कांग्रेस को रावण की सेना करार देती है। साथ में मामले में जो है पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि अभी वह आगामी चुनाव धर्म युद्ध है। कांग्रेस की सत्य और भाजपा की असत्य के बीच मुकाबला होगा। वही भूपेश बघेल की सरकार राम की सेना है। भाजपा का आचरण बता रहा है कि वो रावण की सेना है। तंज कसते हुए कहा कि पूर्व रमन सरकार को प्रदेश की जनता रावण की सरकार कहती थी।
तो इसी तरीके से जो है वो भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक रहे विधायक है बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में जो 10 लाख बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, आज 51 माह बीतने के बावजूद उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। और इसके साथ ही विगत दिनों कांग्रेस सरकार के मंत्री उमेश पटेल ने विधानसभा में बताया था कि प्रदेश में जो है 18,80,000 पंजीकृत बेरोजगार है। तो इस मुद्दे पर जो है काफी अब राजनीति की जो है छिड़ी हुई है प्रदेश में जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। राम और रावण की जो बातें हैं वो छत्तीसगढ़ में होने लगी है, चुनाव नजदीक आते आते यहाँ और जो है बढ़ता जाएगा। जी जयदास, जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल का साफ तौर पर ये कहना था कि मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वादा है वो जमीनी हकीकत में नहीं दर्शाता है, ये कहना है। जी निश्चित ही जिस तरीके से वे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो राम वन गमन की बात हो, चाहे माता कौशल्या धाम की बात हो, तो उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि जो कार्य को बीजेपी ने शिलान्यास किया था वह कार्य कांग्रेस की सरकार उसी को कर रही है, मतलब हमारे ही अनुसरण कर रही है। तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि हम जो है वो श्री राम की सेना है और कांग्रेस जो है वो रावण की सेना है। तो इस तरीके से जो है वार पलटवार का जो दौर है वो चालू हो गया है। दरअसल जो बृजमोहन अग्रवाल विधायक, उन्होंने कहा कि मां कौशल्या की जन्मभूमि, उनके धाम की पहचान और विकास की शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान हुई थी। वही श्री राम वन गमन पथ की जो पहचान है भाजपा की और विकास कार्य भी आगे बढ़ाया है। तो इस तरीके से जो बातें हैं वो बृजमोहन अग्रवाल के तहत की गई। और साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो भी बीजेपी के कार्य शासन में हुआ है उस शासन के काम को जो है कांग्रेस कर रही है और जो है झूठे जो है धर्म के नाम पर जो है लोगों को बरगलाना चाह रही है और जो जनता को झूठ बोल रही है कि किस तरीके से वे श्री राम के जो ननिहाल है, माता कौशल्या की जो धाम है, उनकी जो विकास कार्य जीर्णोद्धार है वो कर रही है। जी जयदास मानिकपुरी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे चंडीगढ़ की ओर। आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले आगामी रबी मंडीकरण सीजन के दौरान गेहूं के निर्वहन खरीद की सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और इस संबंध में राज्य की सभी मंडियों में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और वही खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के संबंध में मंत्री लालचंद कटारू चक ने यह बात बताई कि भारतीय रिजर्व बैंक ने खरीद प्रक्रिया के लिए 29,000 करोड़ रुपए के नगद कर्ज जो है मंजूरी कर दी है। तो वही आपको बता दें, मंत्री ने आगे कहा कि पिछले दिन से फसल की यदागिनी सुनिश्चित की जाएगी और किसानों की फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं की रिसाइकलिंग को रोकने के लिए खरीद केंद्र को स्टोरेज प्लांट तक गेहूं की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ट्रांसपोर्टर वाहन की वजह से वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जाएगा। किसान कल्याण के लिए किसान के किए गए प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि सभी खरीद केंद्र में फास्ट ट्रेन किट मुहैया कराई जाएगी और जिससे किसी भी दुखद घटना सावधानी और पहले ही आधार से निपटा जाए। और वही मंत्री बोर्ड द्वारा खरीद केंद्र में पीने वाले पानी और पखानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वही मंत्री ने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि राज्य में किसी भी हिस्से में बारिश को रुकने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर खरीद कार्य फिर से शुरू किया जाए। मार्केट कमेटी ने कहा कि यह म्युनिसिपल समिति के आधार पर तालमेल बनाया जाएगा और खरीद के समय बारिश पड़ने की सूरत में सक्शन मशीनें और अपेक्षित लेबर उपलब्ध होने की सुविधाएं भी बनाई जाएगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित शेट्टी जुड़ चुके हैं। जी अमित,
1 अप्रैल से जो है रबी मंडीकरण का सीजन उसकी शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर जो सरकार है वो वचनबद्ध है। जी बिल्कुल, 1 तारीख से जो है मंडीज में जो अनाज की जो है बिक्री जो है अब शुरू हो जाएगी और पंजाब सरकार ने कहा है कि एक एक दाना जो है वो खरीदा जाएगा। मंडी बोर्ड के जो अपना मंत्री हैं लाल चंद, उनसे भी जो है उन्होंने कहा कि जो भी किसानों की जो फसलें हैं उसका जो है एक एक दाम जो है उन्हें दिया जाएगा। कुल 29 करोड़ की राशि जो है इस बार मंडी बोर्ड ने जो है जारी की है, जिसमें जो है जो भी किसान जो है अपना अनाज लेकर आएंगे मंडी में, एक दाना जो है वो लिया जाएगा। जी अमित, जिस तरह से ये मंडी सीजन की शुरुआत हो रही है और उसी तरह से सभी मंडियों के जो इंतजाम है वो किस तरह से किए गए? इंतजाम जो है पुख्ता जो है वो इंतजाम जो है कर लिए गए हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बारिश का सीजन चल रहा है, उसके बावजूद भी जो है सारे इंतजाम वहां पर कर लिए गए। मंत्री ने कल जो है जायजा भी लिया इस पूरे मामले में और जो इंतजाम है उन्हें बिल्कुल जो है पुख्ता इंतजाम जो है वहां पर कर लिए गए हैं। जी अमित सेठी, जिस तरह से अगर बात कर ली जाए, आपने बताया कि बारिश का सीजन है, तो जिस तरह से बारिश के सीजन में किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंचते हैं तो जो फसल है वो खराब होने के कई चांसेस होते हैं, तो इसको लेकर सरकार के क्या इंतजाम किए गए? बारिश को लेकर जो बचाव कार्य है वो कैसा रहेगा? बिल्कुल, बचाव कार्य जो है मंडी में जो है पूरी तरह से जो है उसको सुरक्षित कर लिया गया है। तरपाल का इंतजाम वहां पर किया गया और जो भी किसान आ रहे हैं वो भी जो ट्रॉली है उनको पूरे तरपाल से जो है उन्होंने उसको अपना जो है बंद किया होगा और आगे भी जो है इस तरह के पुख्ता इंतजाम जो है मंडियों में जो है देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कल भी जो है भारी बारिश बताई जा रही है, आज भी जो है और कल भी जो है बारिश बताई हुई है, तो उसके बावजूद भी जो है मंडी में जो है सारा इंतजाम जो है बारिश को लेकर किया गया है। जी अमित सेठी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें 14 दिन बीत जाने के बाद अमृतपाल जो है अभी भी फरार चल रहा है और वही पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की कई तस्वीरें जारी कर दी है और इसके बाद 50 से ज्यादा गांवों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। तो वही एसजीपीसी सदस्य कर्नल सिंह पंजौली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसको लेकर जो भी खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप सिंह जुड़ चुके हैं। जी संदीप, जिस तरह से अमृतपाल को 14 दिन हो चुके हैं और लेकिन अभी भी पुलिस गिरफ्त से अभी भी बाहर है। जी बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो अमृतपाल जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार जो देखा जाए तो 14 दिन हो चुके हैं, पर अमृतपाल अभी तक पुलिस की हथकंडे नहीं आ पाया। पुलिस कई तरह के हथकंडे जो है बना रही है, छापेमारी कर रही है और लगातार जो देखा जाए तो वही अमृतपाल की वीडियो की तो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ गया। जैसे वीडियो चल रही है, एक वीडियो के सामने आई, लगातार देखा जाए तो जो छापेमारी कर रही है और अमृतपाल अभी भी गिरफ्त से बाहर है। जी संदीप, जिस तरह से अमृतपाल का फरार होना और एक वीडियो का आना, फिर ऑडियो का आना और फिर से वीडियो का आना, और उसमें साफ तौर पर अमृतपाल जो है जत्थेदारों या लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और उसके द्वारा एक बयान भी उसने जारी किया है और वो कहा है कि भगोड़ा नहीं बागी हूं और जल्द सामने आऊंगा। जी बिल्कुल, ऐसे भड़काने वाली जो कोई बात है वो कहीं कहीं सामने नहीं आई है। हालांकि यही कहा गया है अमृतपाल कि लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और विशाखी पर जो है वो वहाँ पर इकट्ठा है। कहीं ना कहीं ये बात जो है अमृतपाल की तरफ से कही है और ये भी कहा जाए कि अमृतपाल भिगोड़ा नहीं है, वह खुद ही भागा है और उस पर जो है लगातार पुलिस जो है फोर्स वहाँ पर लगी हुई थी और कहीं ना कहीं अमृतपाल जो है निकलने में कामयाब हुआ है। जी
जी, जिस तरह से एसजीपीसी सदस्य कर्नल सिंह पंजोली आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने खुलासे होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखा जाए तो हर एक मुद्दे को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि अमित पाल के लगातार यही बातें सामने आ रही है कि अमित पाल को एम्बेसी लगाई गई है, क्योंकि सबसे जो धारा है वो क्यों लगाई गई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धारा क्यों लगाई गई, उस पर जो है चर्चा जो कराएगी। जी संदीप, जिस तरह से ये अमृतपाल का मुद्दा फिर से सुगबुगाने लगा, पहले प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद बीच में गैप हुए, फिर से प्रोटेस्ट की जो संभावना है वो लोगों के मन में कहीं ना कहीं वापस से शुरू होने लगी। तो इसको लेकर अगर प्रशासन की बात कर ले तो उन्होंने क्या तैयारी कर ली है या कितने सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए? जी बिल्कुल, प्रशासन लगातार जो है वो अभी भी अमृतपाल के जो है वार कर रहा है और लगातार जो है उसको ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। संदीप, एक तरफ बात ये भी सामने आई थी, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लिंक जो है अमृतपाल के सामने आ रहे थे और लगातार इसको लेकर सर्च ऑपरेशन भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा था, प्रशासन लगातार कवायद जो है वो लगाई जा रही थी और इसी बीच लोगों को भी प्रशासन के द्वारा अवेयर किया गया था कि अगर अमृतपाल से जुड़ा कोई भी कनेक्शन अगर सामने आता है तो पुलिस को अवेयर करवाएं। जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारी की माने तो उन्होंने खुद ये अपील की थी कि अमृतपाल का कोई भी आपको तस्वीर आता है या अमृतपाल के जैसा कोई भी व्यक्ति आपको कहीं दिखता है तो जरूर जो है पुलिस को सूचित किया जाए, ताकि जो है तहकीकात चल रही है उसको आगे बढ़ाया जा सके, अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा सके। और लगातार जैसे कही आपने की बात जो है इंटरनेशनल, तो देखो अगर दुबई से पहले अमृतपाल आया था उसके कनेक्शन तो जरूर बाहर होंगे, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक जो है वो जरूर अमृतपाल से कनेक्शन करने की जो है जरूर शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अमृतपाल से कनेक्शन हो। हालांकि तलाशी जो है उनके अकाउंट्स की भी ली जा रही है कि फंडिंग कहाँ से आ रही थी, लगातार जो है इन सब बातों पर जो है जरूर तलाशी पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जी संदीप, जिस तरह से प्रशासन का जो है ऑपरेशन अमृतपाल लगातार जारी है और कई जगह अमृतपाल और उसका साथी पपलप्रीत की कई जो तस्वीरें हैं वो वायरल कर दी और कई दीवारों पर वो लगाई गई थी और इसके बाद इसमें कोई सुराग मिलने की कोई भी कवायद अभी तक सामने आई है? लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और सुराग कोई अभी तक सुराग जो है वो नहीं मिल पाया है। हालांकि अगर अमृतपाल की बात माने तो अमृतपाल ने यही कहा है कि वह फॉरेन नहीं गया, इंडिया में ही है, नेपाल भी नहीं गया, तो कहीं ना कहीं है तो इंडिया में ही, और पुलिस अभी ढूंढ नहीं पा रही और अंडरग्राउंड अमृतपाल जो है वो हुआ है। जी संदीप सिंह, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरनगर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सुकेत देवता मेला गुरुवार को देव पूजन के उपरांत समाप्त हो गया और समापन अवसर पर उद्योग संसदीय मामले में और आयुष मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और इस दौरान प्रदेश के 1.37 लाख सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस दे दी है और वही 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल को 2.31 लाख महिलाओं को 1500 मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी और इस पर सरकार ने 416 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार अभी सभी वादे जो हैं अपने पूरे करेंगी। मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने महामाया मंदिर में देवी माताओं की पूजा अर्चना की और इसके बाद महामाया मंदिर में जवाहर पार्क मेला ग्राउंड तक भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने कम्युनिटी हॉल में कन्या पूजन किया। उन्होंने राज्य स्तरीय
नलवाड़ और सुके देवता मेले के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेले और त्योहार अपने अनूठे होते हैं और यह राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक और संस्कृति विरासत संजो के रखता है। वहीं सुके देवता मेला में 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि इस उत्सव की बहुमूल्य परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह एक राज्य के रूप में हमारी पहचान की पुष्टि करती है। और इस अवसर पर कई प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वालों को पुरस्कार भी प्राप्त किया गया। और इस अवसर पर विधायक राकेश और पूर्व संसदीय सचिव सोहनलाल ने भी अपने विचार रखे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ टीना ठाकुर, ब्यूरो चीफ हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी टीना, 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सुकेत देवता मेला जो है उसका समापन किया गया और हर्षवर्धन ने इसकी अध्यक्षता की। जी बिल्कुल, सुंदरनगर में ये सुकेत देवता मेला होता है। 5 दिवसीय ये मेला था, राज्य स्तरीय मेला। इसके समापन अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ पे जो है इस मेले के समापन अवसर पर शिरकत की और वहाँ पे उन्होंने बताया कि अभी तक जो प्रदेश में है कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा सरकार ने वादा किया था वो दी जा चुकी है। अब जो 1 अप्रैल से है वो 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए जो मासिक पेंशन है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे जो प्रदेश सरकार के जो खजाना है उससे इसकी आर्थिक स्थिति जो है 416 करोड़ रुपए का बोझ होगा, उसका खर्च होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार सभी वादों को जो है वो पूरा करेगी। और इस अवसर उन्होंने ये भी कहा कि जो हिमाचल प्रदेश में जो उद्योगों में निवेश को बढ़ाने के लिए लगातार जो सरकार है वो प्रयत्नशील है। और बतौर उद्योग मंत्री जब से उन्होंने अपना पद संभाला है तब से 3 महीनों के अंदर लगभग 10,000 करोड़ का निवेश हिमाचल में आया है। और इस और आगे कदम बढ़ाते हुए सरकार ने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ब्यूरो है वो शुरू करने जा रही है और ये एक स्वतंत्र संस्था होगी जो सभी उद्योगों को सभी प्रकार की जो एनओसी है, मंजूरी है, वो उसके लिए काम करेगी। और अगर जो ये इस तरह से जब काम होगा तो उद्योगों का जो निवेश है वो यहाँ पे बढ़ेगा और लोगों को जो रोजगार के अवसर है वो ज्यादा मिलेंगे। जी टीना जी, जिस तरह से आपने बताया कि रोजगार के अवसर जो हैं वो बढ़ेंगे, तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर क्या ऐसी रहने वाली है जिससे रोजगार के अवसर लगातार बढ़ेंगे? और इसी बीच महिलाओं के लिए भी खुशखबरी, जिस तरह से आपने बताया कि महिलाओं के लिए उन्होंने ओल्ड पेंशन जो स्कीम है 1,500 रुपए भी लागू कर दी और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी गई। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि पहला वादा सरकार का ओपीएस बहाल करके देने का था और उससे जो है 1,36,000 जो कर्मचारी है वो लाभान्वित होंगे और सरकार ने वो अपना वादा पूरा कर लिया है। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा वादा था कि जो हिमाचल की जो महिलाएं हैं उनको 1,500 रुपए मासिक पेंशन देनी है, उससे भी काम शुरू हो चुका है। और अभी पहले चरण में जो है 2,31,000 महिलाओं को चुना गया है और उनको अब 1 अप्रैल से जो है 1,500 रुपए मासिक पेंशन मिलना जो है वो शुरू हो जाएगी। जी टीना ठाकुर, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे मुंबई की ओर। आपको बता दें, मुंबई के बोरीवाली पश्चिम समंदर में उस पार घोराई जाने वाले गांव और मालाड से उस पार जाने के लिए खाई पर MMRDA और BMC की मदद से बनने जा रहे पुल का गोरई गांव के अन्य गांवों के साथ मिलकर आंदोलन कर इसका विरोध किया गया। गांव वालों के साथ विरोध में सैकड़ों गोराई और मनोर वासियों ने इसका विरोध किया। करीब 1 किलोमीटर तक हाथों में काला झंडा लेकर विशाल रैली निकाली गई। मालूम हो कि अभी मालाड अक्सा में मानेर और गोराई से गोराई गांव जाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता था। और वही विधानसभा अधिवेशन में बोरीवाली विधानसभा के विधायक सुनील राणे ने दोनों जगह पर पुल बनाने का मुद्दा उठाकर पुल बनाने की मांग की थी, जिसके विरोध में गोराई गांव और मनोरी के नागरिक पुल के विरोध में आने लगे और वही पुल न बनने की मांग की गई। इस अवसर पर गोराई, कुलवेम, मनोर, मनोरी, नागरिक पुल के विरोध में आने लगे और वही पुल न बनने की मांग की गई। और वही पुल न बनने की मांग की गई। और वही पुल न बनने की मांग की गई। और वही पुल न बनने की मांग की गई। और वही पुल न बनने की मांग की गई। इस अवसर पर गोराई,
मनेरी उत्तम क्षेत्र के नागरिक और रिक्शा चालक और उनके साथ संगठनों ने भाग लिया और जमकर विरोध किया। मनोरी में एमएमआरडीए और बीएमसी के तहत बनने वाले ब्रिज को लेकर गोराई के जो भूमिपुत्र हैं वह लगातार विरोध कर रहा है। यहाँ पर कई संस्थाएं हैं जो इस विरोध को लेकर आगे आई हैं। खास बात यह है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरह से हम लोग प्रकृति के साथ रहते हैं उसी प्रकृति के साथ हमें रहने दीजिए, हमें इस तरह का विकास नहीं चाहिए। इसके अलावा जो गोराई में मूलभूत सुविधाएं वह अब तक नहीं दी गई है, लिहाजा सरकार और यहाँ के स्थानीय विधायक सुनील राणे को उनकी मूलभूत सुविधाओं को पहले पूरा करना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर ब्रिज की बात करें, अन्यथा वह इस तरह का ब्रिज नहीं बनने देंगे। बात यहाँ तक भी आ गई है कि रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन लड़के मर जाना। लिहाजा आज सबके हाथ में काला झंडा है और पुरुषों के हाथ में काली पट्टी बंधी हुई है और लगातार यहाँ की सरकार और यहाँ के विधायक सुनील राणे का विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के पीछे की मंशा यह है कि यहाँ पर बनने वाले ब्रिज को वह नहीं बनने देंगे। इसके अलावा जिस तरह से मच्छी मार समाज लगातार मच्छी मारकर अपनी जीविका चलाता है, अगर ब्रिज बनता है तो वह प्रभावित होगा, ये वजह है। और इसी वजह को लेकर लगातार यहाँ के समाज के लोग और यहाँ के भूमिपुत्र लोग लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी बातों को सुने। अगर सरकार नहीं सुनती है तो वह अपनी लड़ाई इसी तरह से जारी रखेंगे। फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत कर लेंगे। मौसी, आज आप लोग काला झंडा लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है? ब्रिज हमें नहीं चाहिए। ब्रिज हमारे नहीं चाहिए। ब्रिज आम्हाला पाहिजे नाही। आमचा गाव आम्हाला योच पाहिजे, आम्हाला ब्रिज पाहिजे नाही, काही करणार नाही। आम्हाला जे पाणी पाहिजे, पाण्याचं प्रॉब्लेम आमच्या जीवासाठी, ते हे ब्रिज करण्यातून हॉस्पिटल ना काही आमच्याकडे काहीच नाही। बिल्कुल 15 सालों में सरकार ने न तो पानी की सुविधा की है, न यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा की है। सरकार को पहले यहाँ पानी और हॉस्पिटल की सुविधा करे, उसके बाद बाकी सुविधाओं की बाद में बात करे। फिलहाल क्या मांग? हमारी मांगे तो यही है कि हमें हमेशा से हम लोग बीएमसी में जा के कंटल गए, पूरे हम लोग औरतें जाके बीएमसी में खड़े होते हैं, हमेशा जाते हैं, पूरे दिन भर वहाँ रहते हैं। तो हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, अस्पताल की सुविधा नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, सीधे तरह से स्कूल नहीं है। तो फिर ये लोग काय के लिए हम लोग हमारे ऊपर ब्रिज दबा रहे? हमने मांग तो नहीं की है ब्रिज की, ये 100 करोड़ के रास्ते की मांग तो हमने नहीं की थी। वो रास्ता भी हम लोग के ऊपर लादा गया है जो हमें नहीं चाहिए। हमें ब्रिज भी नहीं चाहिए। ये किया गया है कि यह महज एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, यानी कि इससे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और इसका विरोध करेंगे। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ में। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। जी सत्यप्रकाश, जिस तरह से मालार और गोराई गांव के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, खाई को उस पार जाने को लेकर जो ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, उसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, काली पट्टी या काले झंडे हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल, देखिए गोराई इलाका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। गोराई में जाने के लिए लोग जेट्टी यानी कि बोट का सहारा लेते हैं। बोटिंग की व्यवस्था चलती है, रात 11 बजे तक यह बोटिंग चलती है। गोराई के तमाम जो भूमिपुत्र हैं, जो समाज के लोग हैं, कोली समाज है, वह मछली मारकर अपना जीवन यापन करते हैं जी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां मूलभूत सुविधा न करने के बजाय ब्रिज बनाने की बात कर रही है। विधान भवन में ब्रिज बनाने को लेकर जो है बातें सहमति बन चुकी है। 100 करोड़ की लागत से ब्रिज बनने वाला है, जिसका बहुत जल्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उद्घाटन करने वाले हैं, भूमि पूजन करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कोली समाज लगातार इसका विरोध कर रहा है और विरोध के पीछे की मंशा यह है कि वह प्रकृति के साथ रहते हैं और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न हो, इसलिए यहाँ ब्रिज नहीं चाहिए। वह बोटिंग के सहारे ही अपने इलाके में जाएंगे और बोटिंग का सहारा लेंगे। जिस तरह से लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, अब देखना होगा कि प्रशासन पर इसका इफेक्ट जो है क्या पड़ता है, क्या प्रभाव होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बीजेपी ने G20 की पहली बैठक के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पर खरा उतरने के लिए सरकार और समस्त प्रदेशवासियों को बधाई दी। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि स्वास्थ्य, वन एवं पर्यावरण के विषयों पर हुए मंथन पर बनने वाली नीतियों और वही वसुधैव कुटुंबकम के साथ स्वयं प्रदेश के लिए कल्याणकारी होंगी। और वही रामनगर में संपन्न 3 दिवसीय G20 समिट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विशेषज्ञों ने महामारी और इस तरह के संक्रमण से लड़ने और उसकी रोकथाम के लिए आपको बता दें पूर्वानुमान की योजना पर चर्चा की गई। और इसी बीच हमारे देश में और प्रदेश के स्वास्थ्य कार्यक्रम के संयोजक और संचालन में लाभकारी साबित होगा और देश और विदेश के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने मानव, पशु और चाइल्ड लाइफ की सर्विलांस और सर्विलाइंग और अपनी आपसी समन्वय को लेकर अनुभव भी साझा किए। वहीं उत्तराखंड जैसे वन और वन्य जीव बाहुल प्रदेश के लिए बेहद मददगार साबित होगा। वहीं भट्ट ने विपक्ष समेत नकारात्मक राय रखने के लिए उन तमाम लोगों के लिए प्रतिक्रिया दी और भ्रम फैलाने का उन्होंने ये वाक्य बताया। और इसी बीच G20 बैठक के लिए कई देशों के मंत्रियों ने प्रदेश में आने के बजाय औपचारिकता के लिए कुछ अधिकारी को भेजने की बात कही और वही कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे लोग राजनीति, नेतागिरी और नकारात्मकता की सोच रखते हैं और शायद ये जानकारी उन्हें नहीं है कि दुनिया भर की नीति निर्माण और निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संबंधी विषयों के शीर्ष अधिकारियों और विशेषज्ञ सलाहकारों की होती है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, उत्तराखंड में बीते दिन G20 की बैठक का आयोजन किया गया और इसी बीच बीजेपी ने सभी प्रदेशवासी और बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने को लेकर शुभकामनाएं दी। से बात की जाए, रामनगर में जो 3 दिवसीय G20 की बैठक थी वो संपन्न हो चुकी है और क्योंकि ये पहली बैठक थी और पहली बैठक के बाद जो यहाँ पर तमाम देशों से जो यहाँ मेहमान आए थे वो कहीं ना कहीं रामनगर में जो उनकी आवभगत हुई और जो रामनगर में जो के अंदर जो काम लगातार किए जा रहे थे उनके स्वागत के लिए, उसको देख कर कहीं ना कहीं अभिभूत वो नजर आए। और इस बैठक में अगर लबल इस बैठक का लगाया जाए तो इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर बातों की बात की जाए और साथ साथ जो यहाँ पर जो कई ऐसे मुद्दे हैं जो वैश्विक मुद्दे हैं और पारस्परिक देशों के अंदर जो मुद्दे उन पर कहीं ना कहीं चर्चा की गई। अगली बैठक में यहाँ पर और कई चर्चा है और कई यहाँ पर प्रस्ताव है वो पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन कुल मिला के कहा जाएगा कि इस बैठक में जो गोल मेज की यहाँ पर बैठक थी उसमें पूरी तरीके से भारत के अंदर जो यहाँ लगातार उत्तराखंड की जो यहाँ पर वैश्विक चीजें हैं जिसमें कई प्रकार की यहाँ पर चीजें सामने आती हैं उनको लेकर चर्चा की गई है। और अगली बैठक क्योंकि यहाँ पर ऋषिकेश में होने की बात बताई जा रही है, उसके बाद यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर लगातार की जा रही है। और बैठक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है और जिसको लेकर के भाजपा संगठन काफी उत्साहित दिखाई दिया और प्रधानमंत्री की तरफ से जो विश्वास किया गया था उत्तराखंड को लेकर के वो कहीं ना कहीं उस पर यहाँ पर धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री का उन्होंने। और प्रधानमंत्री खुश हैं इस बैठक को लेकर, ये भी यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी बताया गया है। तो पूरी तरीके से इस बैठक को लेकर के यहाँ पर जो आगे कई ऐसी संभावनाएं जो तलाशी जा सकती है अन्य देशों के साथ वो चीजों पर चर्चा की गई है और आगे जो बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं आगे कई और मुद्दों पर चर्चा होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जी अमित चौधरी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में इतना ही और तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।